नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास के दो ऐसे दोस्तों की जिनकी दोस्ती में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, किंतु उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटती है। उनकी दोस्ती अगर मैं विज्ञापन की भाषा का सहारा लेकर कहूँ तो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी चलती है उनकी दोस्ती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। दोस्तों, दोस्ती क्या होती है? हम दोस्ती किसको कहेंगे? दोस्ती में आमतौर पर एक दूसरे का साथ होता है। आम लोग जिस रूप में दोस्ती को देखते हैं वो एक दूसरे के साथ के रूप में देखते हैं, लेकिन कई बार दोस्ती ऐसे मोड़ लेती है जब दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। किसी एक विशेष बिंदु पर उन दोनों में मतभेद की सृष्टि होती है, तो क्या उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है? अगर खत्म हो जाती है तो हम कहेंगे वो दोस्ती नहीं थी, वो बस पल दो पल का साथ था जो टूट गया, बिछड़ गए लोग। किंतु सच्ची दोस्ती वो है कि दोस्त से असहमत होते हुए भी उस दोस्त के साथ दोस्ती की सारी शर्तों को निभाना। ये शर्तें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने निभाई। उन दोनों में कुछ बातों को लेकर असहमतियां थीं और किसमें नहीं होती हैं। कौन सा ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्त की किसी बात से असहमत नहीं होता, नहीं कहता कि भाई मुझे तुम्हारी ये बात ठीक नहीं लग रही है, तो क्या इससे उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है? लेकिन ये दुनिया हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की कोशिश करते हैं, या तो ये है या फिर ये नहीं है, किंतु चीजें इतनी सरल नहीं होती हैं। तो आज हम देखेंगे नेताजी की दोस्ती का नमूना और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती का नमूना, एक दूसरे के प्रति जो उन्होंने रखा और उसको मेंटेन किया। जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने मेंटेन किया। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले नेताजी की दोस्ती के नमूनों को देने की। दोस्तों, वैसे पंडित नेहरू और नेताजी ने साथ मिलकर काम करना तो शुरू किया था 1919 से। 1919 का दौर बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। ये दौर रॉलेट एक्ट कानून का भी है, ये दौर जालियांवाला बाग का भी है, और इसके बाद से घटनाक्रम जो बढ़ता है, मोड़ लेता है अलग अलग। एक तो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन जो चलता है, साथ ही जो हिंसात्मक कार्रवाइयां शुरू होती हैं कुछ दूसरे दलों के द्वारा। सूर्य सेन है, मास्टरदा जिनको कहा जाता है, उनकी चीजें हैं। फिर इधर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये शुरू होता है। किंतु नेहरू जी के प्रति या नेहरू जी के साथ दोस्ती का पहला जो रूप हमें दिखता है सुभाष में, वो नेहरू रिपोर्ट के दौरान दिखता है। लेकिन मैं यहाँ विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा किसी और संदर्भ की। कमला नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी थी। तो वे जब बहुत बीमार हुई तो यूरोप में उनको इलाज के लिए ले जाया गया। वे गईं। उस वक्त कमला नेहरू की सेवा शुश्रूषा के लिए सुभाष थे साथ में। वे उनकी सेवा कर रहे थे क्योंकि उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे। जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई तो जवाहरलाल को छोड़ा गया जेल से, और जब जवाहरलाल आए तो नेहरू जी के साथ सुभाष बोस ने मुलाकात की। ब्लैक फॉरेस्ट रिसोर्ट है, वहां उनसे मुलाकात की और दोनों सेम हाउसिंग में रहे। इसके बाद जब कमला नेहरू की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो सुभाष बाबू ऑस्ट्रिया चले गए। किंतु वहां जाकर उन्होंने पत्र लिखा कि यदि आपकी इस दुखद स्थिति में, आपकी इस दुख भरे क्षण में अगर मैं थोड़ा भी काम आ सकूं तो आप झिझकिएगा नहीं, मुझे कहला भेजिएगा, मैं आ जाऊंगा। और फिर जब 28 फरवरी 1936 में कमला नेहरू का देहांत हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ उनके अंतिम संस्कार में सुभाष बोस भी शामिल थे।
यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाएं सुभाष बोस ने की है। तो ये है उनकी दोस्ती नेहरू जी के प्रति। इसके बाद जो अगली चीज मैं कहना चाहूंगा, जब आजाद हिंद फौज का गठन किया था नेताजी ने, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज को 5 ब्रिगेड में विभाजित किया था, जिसमें दूसरी जो ब्रिगेड थी उस दूसरी ब्रिगेड का नाम उन्होंने नेहरू ब्रिगेड रखा था। ये था उनके प्रति सम्मान और आदर नेताजी का। नेताजी उनको अपने बड़े भाई के समान मानते थे, दोस्त थे किंतु बड़े भाई के समान उनको वो सम्मान देते थे। तो उनके प्रति किस तरह का भाव रखते थे नेताजी, ये बात हम देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेताजी सुभाष नेहरू जी के प्रति बहुत ही आदर का भाव रखते थे। इसके बाद मैं जिक्र करूंगा नेहरू जी की दोस्ती का। पहला जो नेहरू जी ने नेताजी को सपोर्ट किया, वो जो पहला चीज हमें जो दिखती है, पहली चीज इतिहास में, वो है नेहरू रिपोर्ट क्या। हम जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था गांधी जी के परामर्शों के साथ। इसका नाम नेहरू रिपोर्ट रखा गया, किंतु ये गांधी जी का भी था इसमें योगदान। तो उस नेहरू रिपोर्ट की पृष्ठभूमि थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था कि भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके कार्यकलापों का वो ब्यौरा लें, उनके कामकाज को देखें और अपना कुछ संशोधन या कुछ प्रस्ताव भारतीय संदर्भ में वो प्रस्तुत करें। किंतु इस कमेटी में सारे जो थे वो अंग्रेज थे, कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए सभी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, सबने इसका विरोध किया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग, सभी ने इसका विरोध किया था। तो साइमन कमीशन के विरोध में पंडित मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के सलाह मशवरे के साथ एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट में एक जो बिंदु था, उस बिंदु को लेकर के सुभाष बोस अड़ गए। वो बिंदु था कि उसमें मांग की गई थी कि अंग्रेज भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करे। इस बात को लेकर के सुभाष बोस बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने इसके विरोध में अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, संशोधन प्रस्तुत किया उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में, और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित करना चाहिए, फुल फ्रीडम। हमें आधी अधूरी आजादी नहीं, पूरी आजादी चाहिए। उस वक्त मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ये मानते थे कि भारत अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, हमें ऐसे लक्ष्य को रखना चाहिए जिसे हम आसानी से पा सकें, थोड़ा संघर्ष करके हम उसको पा सकें। किंतु सुभाष बोस का मानना था कि नहीं, हमें अपना लक्ष्य जो है, अंतिम लक्ष्य ही घोषित करना होगा कि यही है हमारा लक्ष्य, पूर्ण स्वराज। और इस बात पर जवाहरलाल नेहरू जी ने सपोर्ट किया था नेताजी को। अपने पिता के खिलाफ गए, गांधी जी के खिलाफ गए, और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनका पिता पुत्र का संबंध खराब हो गया इससे। बहुत दिनों तक मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच बातचीत बंद हो गई थी, इतने नाराज थे वो। साथ ही गांधी जी भी बहुत नाराज हुए थे नेहरू के इस स्टैंड पर कि उन्होंने सुभाष बोस का ये पक्ष लिया, इस तरह से विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का। तो दोस्तों, ये है दोस्ती। दोस्ती ऐसी होती है। अगर दोस्त हमारा सही रास्ते पर है तो उसका सपोर्ट करने के लिए हम किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं, चाहे वो हमारा पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्र नायक ही क्यों ना हो। अगर हमें लगता है कि नहीं, ये अगर ठीक नहीं है, तो हम उसके साथ जाएंगे। तो उन्होंने सुभाष का साथ दिया। इसके बाद और कई मौके आए। दूसरा जो बड़ा मौका आया, वो मौका था सुभाष बाबू का, जब इस्तीफा देना हुआ। आप जानते ही हैं कि सुभाष बाबू दूसरे बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। बहुत विरोध था उसका। गांधी जी स्वयं नहीं चाहते थे कि सुभाष फिर से प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उनके कामकाज से गांधी जी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके मौलिक जो विचार थे गांधी जी के,
अहिंसात्मक मार्ग, तो उसके थोड़ा विपरीत चल रहे थे सुभाष बोस। उनका अपना मानना था। ये बात कई लोग उजागर करते हैं, लेकिन आखिर क्यों सुभाष इतना माने इस तरह से वो गांधी जी के कुछ मौलिक सिद्धांतों के विपरीत क्यों जा रहे थे? वास्तविकता यह थी कि सुभाष बोस हर हाल में किसी भी तरह उस अंग्रेजों को इस देश से निकालना चाहते थे। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि अब अंग्रेज कुछ दिन भी रुक जाए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें निकालना है। इसलिए उन्होंने 1928 में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने की बात उठाई थी कांग्रेस पार्टी का। और जब वो प्रेसिडेंट बने पहली बार 1938 में, तो उन्होंने उस दिशा में तेजी से काम करना शुरू भी किया। तो गांधी जी जिस तरह से अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को लेकर चल रहे थे, खेड़ा के चंपारण के आंदोलन के साथ ही, तो उससे थोड़ी विपरीत पड़ रही थी चीजें, इनकी कार्यशैली विपरीत पड़ रही थी। इसलिए गांधी जी, सरदार पटेल और उनके सारे जो समर्थक थे वे बोस के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। तो इस स्थिति में भी नेहरू जी ने उनका साथ दिया। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी 15 सदस्य थे, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, यानी सुभाष बोस को लेकर 15 लोग थे वर्किंग कमेटी में। सरदार पटेल ने 12 लोगों से लिखवा लिया, वे लोग इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देंगे कि सुभाष के साथ काम नहीं करना है। और वो लेकर गए नेहरू जी के पास कि वो भी साइन करें, वो भी रिजाइन कर दें वर्किंग कमेटी से। नेहरू जी ने मना कर दिया, जी नहीं, मैं केवल हस्ताक्षर करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, इस समस्या को सुलझाना चाहिए, एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा कर देने से नहीं होगा। और इस दौर में ये कांग्रेस विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है कांग्रेस में, इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई खतरे में पड़ जाएगी अगर कांग्रेस का विभाजन होता है। ये स्थिति ठीक नहीं है। तो नेहरू जी ने नहीं साइन किया, कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। सुभाष बोस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसमें, तो उस वर्किंग कमेटी में मात्र 2 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एक थे नेताजी के भाई शरद बोस और दूसरे थे उनके मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे वो अपना बड़ा भाई मानते थे। वहां भी ये जमकर उन्होंने साथ दिया। इसके साथ अलग अगली जो दोस्ती का नमूना है अगला, जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और उसके साथ जो आजादी की लड़ाई का एक नया रूप सामने उभर कर आया, और हम जानते हैं जैसा कि जापान और जर्मनी से सहायता लेकर के उन्होंने किया था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में हार हो गई, अंततः जापान भी हार गया, तो कोई सहायता मिलना तो संभव रहा नहीं। ऐसे में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को, हजारों सिपाहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेज उन्हें दिल्ली के लाल किले में ला करके रख छोड़ा उन्होंने। ऐसी स्थिति में उनका भविष्य जो है वो बड़ा अंधकारमय हो गया। और नेताजी चूंकि जा रहे थे प्लेन में, प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद इन आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का क्या होगा, इसको लेकर के नेहरू जी ने पहल की। दोस्त की फौज थी, दोस्त ने इस फौज का नेतृत्व किया था। दोस्त तो नहीं रहा, किंतु उसकी फौज की सुरक्षा और उसके प्रति जो है जिम्मेदारी का अनुभव किया नेहरू जी ने। उन्होंने पहल की कि हमें इन हजारों आजाद हिंद फौज के वीर सिपाहियों की रक्षा के लिए कदम उठाना होगा, क्योंकि अंग्रेज तो उनको फांसी देने वाले हैं, वो मन बना चुके थे। उन्होंने पहल की और आजाद हिंद डिफेंस कमेटी का गठन किया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने सालों बाद वकील का चोगा पहना। आजाद हिंद फौज के कमांडरों की रिहाई के लिए यह खुला मुकदमा अंग्रेजों ने दायर किया था, अंग्रेजों ने चलाया था, तो उनकी रक्षा के लिए उन्होंने किया। इसके पहले देश में और भी कई ऐसी बहुत बड़ी घटनाएं हो गई थी। नेहरू जी ने उन घटनाओं के वक्त चोगा नहीं पहना। ये उनके दोस्त की सेना थी, दोस्त ने इस सेना का नेतृत्व किया था। दोस्ती के कारण उन्होंने ये कदम
बहुत जोर शोर से उठाया। हम जानते हैं बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। भगत सिंह का मुकदमा भी जो हुआ था उस वक्त उन्होंने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए फिर से वकालत की थी। उनके साथ और भी कई लोग थे। सबने मिलकर के अंततः आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बाइज्जत बरी करवाया। न केवल इतना बल्कि उसके बाद अब उनका क्या होगा, उनके रिहेबिलिटेशन की बात उन्होंने की। उनको फिर से पुनर्स्थापन किया जाए इसकी पहल उन्होंने की। और भी कई नमूने हैं, जैसे नेहरू जी जब वो प्रधानमंत्री बने देश के, तो लाल किले से उन्होंने भाषण दिया और भाषण के अंत में जय हिंद का नारा दिया। ये जय हिंद का नारा वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है, आजाद हिंद फौज का नारा है। ये उन्होंने शुरुआत की और उस परंपरा को नेहरू जी ने आगे बढ़ाया। जब भी वो भाषण देते थे उसके अंत में जय हिंद कहते थे और ये परंपरा आज तक चल रही है। जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो जब भाषण देते हैं तो जय हिंद कहते हैं अंत में, लाल किले से जब भी भाषण देते हैं। इसके साथ और भी कई सारी चीजें हैं। नेहरू जी 1937 में थे प्रेसिडेंट, उसके बाद ही आए थे 1938 में सुभाष कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। उस वक्त उन्होंने एक योजना समिति का गठन किया था सुभाष ने। वही योजना समिति आजादी के बाद बन गई थी प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग बना था जिसे नेहरू जी ने बनाया था। तो जब बोस ने 1938 में योजना समिति का गठन किया उस वक्त नेहरू जी विदेश में थे। उन्होंने सूचित किया नेहरू जी को, कहा कि आप इस योजना समिति के अध्यक्ष बनकर इसका कार्यान्वयन कीजिए, योजनाएं बनाइए। और उस दोस्त की इस पहल को नेहरू जी जब वो बनते हैं प्रधानमंत्री तो इसको देश के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वीकार करते हैं और योजना आयोग का गठन करते हैं और उस योजना आयोग के तहत भारत का पंचवर्षीय विकास होता है। तो ये उनकी दोस्ती है। अब लोग उनमें उनके मतभेदों को इस तरह दिखाते हैं जैसे कि उनमें शत्रुता थी, वैर भाव था। ऐसा कुछ नहीं था। इसके साथ एक बहुत ही जबरदस्त बात है उनकी दोस्ती की, देखने को मिलती है हमें। नेताजी का देहांत तो हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही उनका भी जीवन का अंत हो गया, प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक जर्मन महिला से शादी की थी, एमिली सेंकल नाम था उनका। उनसे उनकी एक बच्ची भी हुई थी, बेटी भी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था अनीता बोस। जब नेताजी की मृत्यु हो गई तो नेताजी के बड़े भाई जो थे शरद बोस, उनसे कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे वे, नेताजी की पत्नी एमिली सेंकल और उनकी पुत्री अनीता बोस के साथ। उनकी देख रेख का जिम्मा भी नेहरू जी ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की जो फंड्स थे उनके, नेताजी ने जो जमा किए थे देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो जो फंड था उसमें से एक भाग निकालकर उन्होंने एक अलग सा ट्रस्ट बनाया केवल एमिली सेंकल और अनीता बोस की सहायता के लिए, कि उनकी आर्थिक सहायता की जाए। और प्रति माह उनको रुपए भेजने की व्यवस्था की, तब तक जब तक कि एमिली सेंकल की बेटी अनीता बोस, नेताजी की बेटी अनीता बोस अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। अब सोचिए इस तरह की पहल कौन करेगा? एक दोस्त कर सकता है ना, या एक विरोधी कर सकता है, या जिसके मन में बैर भाव हो किसी के प्रति, उसके परिवार को लेकर के कोई इस तरह का करेगा काम? कभी किया है किसी ने? नहीं कर सकता ऐसा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो महापुरुष हैं उनके भीतर मतभेद होते हैं, किंतु इस बात को लेकर के आपस में लड़ना और दुनिया में गलत चीजों का प्रचार करना, नफरत का प्रचार करना, ये बंद कर देना चाहिए।
एक दूसरे से लड़ा करके किसी का फायदा नहीं होने वाला है, समाज का तो नहीं ही होगा, बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि ये जो दो बड़े नेता हैं, आदर्श हैं, इनको लेकर के हम बिल्कुल इतिहास के आलोक में इनको देखें। धन्यवाद।